नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप मलिक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल द एस्पिरेंट के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सबसे पहले तो हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो है। उसके बाद बढ़ेंगे हम अपने टॉपिक पे। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ और पॉलिटी में हमारा नंबर 1 जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रस्तावना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना, यानी द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने ये चैनल बनाया क्यों है। इस चैनल को बनाने का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि वो बच्चे जो महंगी किताबें और महंगे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चैनल उनके लिए है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं भी आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट हूं जो ये कोशिश कर रहा है कि जितना मुझे आता है मैं उन्हें दे सकूं जिन्हें नहीं आता है या जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो मेरे पास है। तीसरी बात इस चैनल के बनाने के पीछे रीज़न ये है, मैं देख रहा हूँ आजकल 7 से 8 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे ले रहा है क्योंकि हर चैनल ने अपना अपना कोर्स प्रोवाइड करा दिया है। अब अगर आप उन वीडियो को ले रहे हैं और अगर आपकी पहले से हैबिट रही है 8th क्लास से कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हो सकता है कि आप वो क्लासेस कंप्लीट कर लें और जॉब ले लें। पर अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिसका बैकग्राउंड ऐसे ही रहा है कि हाँ एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ाई हो गई तो एग्ज़ाम पास हो गया, अगर वो भी नहीं हुई तो फिर कहीं से देख के हो गया, क्योंकि ये नहीं पता होता ना कि कौन सा इंसान अपनी ज़िंदगी में कब सीरियस हुआ है। हो सकता है कोई 12th के बाद सीरियस हुआ है, हो सकता है कोई 8th में सीरियस हो गया था, हो सकता है कोई अब तक सीरियस नहीं है। तो इसलिए डिफरेंट लेवल हो सकता है। पर 8 घंटे 10 घंटे लगातार कोर्स लेना, हाँ 8 घंटे 10 घंटे सेल्फ स्टडी करना बड़ी बात नहीं है, पर 8 घंटे 10 घंटे लगातार कोई कोर्स लेना जिसमें आपको पता है कि अगर एक दिन की क्लास मिस हुई तो आपको वो कंप्लीट करना बहुत भारी हो जाएगा। मैं नहीं मानता कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीज़न यही है कि मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप कहते हैं कि इतना बड़ा जीएस होता है, ओशियन है जीएस। मैं नहीं मानता कि जीएस ओशियन है। मैं आपको कहता हूं कि आप पूरी जीएस क्यों पढ़ रहे हैं। आप यहाँ 5 साल 6 साल के लिए थोड़े आए हैं, आपको सिर्फ एसएससी क्लियर करना है। आप टीसीएस के पैटर्न को फॉलो कीजिए। जो टीसीएस ने पिछले 3 साल में पूछा है आप सिर्फ उतना पढ़िए। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो पढ़िए जिसमें से टीसीएस ने और एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ाने वाला हूं, ना मैं आपको यूपीएससी लेवल पढ़ाने वाला, ना मैं आपको 8th क्लास का लेवल पढ़ाने वाला। मैं सिर्फ एसएससी का लेवल आपको पढ़ाने आया हूं। और इस वीडियो का एक बेनिफिट आपको ये भी रहेगा कि आप साथ के साथ एक तो नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि पीडीएफ का मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आपके फोन में भंडार लगा हुआ है। दूसरी बात, अगर ये वीडियो आप एग्जाम से 10 दिन पहले भी देखते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा अपने कोर्स या अपने सिलेबस के अंदर तो ये भी आपका क्लियर होता चलेगा। एक और रीज़न जो इस बात के पीछे सबसे बड़ा है वो ये है कि अगर आप किताब से आप कहते हैं कि ठीक है सर आपने बता तो दिया, ठीक है भाई आपने बता तो दिया कि कोर्सेज आप कंप्लीट नहीं कर सकते, इतने बड़े वो हैं, तो हमारे पास किताबें भी तो हैं, ल्यूसेंट भी तो है, हम उसमें से भी तो पढ़ सकते हैं। तो ल्यूसेंट से भाई पढ़ तो सकते हो, ल्यूसेंट से कर तो सकते हो, पर ल्यूसेंट में ऐसी लैंग्वेज मिलेगी ना, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। अगर एक बार किताब लेके बैठे हो और अगर इनको सर्च करने या इनको ट्रांसलेट करने के लिए एक बार मोबाइल उठा लिया ना गुरु आपने, तो उसका मतलब आपको भी पता और मुझे भी पता है कि कुछ भी हो जाए पर पढ़ाई तो नहीं होने वाली है फिर अगले 2-3 घंटे तक। तो इसीलिए ये वीडियो देखो और शांति से एंजॉय करो चीज़ों को और समझते चलो, और पढ़ो सिर्फ उतना जितना ज़रूरी हो। अगर समझनी है चीज़ें तो बाद में करते चलेंगे। हाँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फैक्ट रटते चलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन से नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, पर समझाऊंगा सिर्फ उतना जितना ज़रूरी है। तो अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पॉलिटी में स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद हम बाकी चीजें भी स्टार्ट करेंगे। अगर इस वीडियो के ऊपर मुझे ज्यादा कमेंट मिलते हैं तो मैं आपके लिए रात को 8 बजे एक और क्लास लगा दूंगा, जिस क्लास के अंदर आज जो हम दिन के अंदर पढ़ेंगे उसके रात में जितने भी डाउट आएंगे उस वीडियो पे, रात को सारे डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा। इससे क्या होगा, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्लियर होगा और टॉपिक क्लियर होते होते हमारे डाउट्स भी क्लियर उसी दिन होते चलेंगे। ये बेनिफिट है, पर ये जब होगा जब उस वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट मिलेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इतना भारी मेरा सेटअप नहीं है। जैसे धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं वैसे धीरे धीरे सेटअप भी अच्छा होता चला जाएगा और कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की हमारी इच्छा है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो भैया बात सीधी सी और सरल सी इतनी है कि अब चलो पढ़ाई की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं और जम के बिल्कुल इस बार एसएससी को फोड़ देंगे। तो शुरुआत करते हैं संविधान की प्रस्तावना से। तो मैं ना तो इतनी हार्ड लैंग्वेज बोलने वाला हूं जो ऐसा लगे कि भैया रट के आए हैं तो कहीं से, ना मैं आपको वो बताने वाला हूं जो किताब के अंदर लिखी है, क्योंकि किताब आपके भी पास है और मेरे भी पास है। मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आपके भी समझ में आता है और जो मेरे भी समझ में आता है।
तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना से। अब भैया इसके अंदर आप हमें पढ़ाओगे क्या? अब इसके अंदर होता क्या है? हमें तो यही नहीं पता संविधान क्या है। अब ये प्रस्तावना नई चीज आ गई, तो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे प्रस्तावना क्या है, इसे क्यों बनाया गया, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है भैया, क्यों बना दी प्रस्तावना, मतलब क्या है, इसका होती क्या है ये। तीसरा, क्या भारत प्रस्तावना बनाने वाला पहला देश था? क्या भैया ऐसा हुआ क्या? हमें ये तो पता है कि भैया पंडित नेहरू लेके आए थे उद्देश्य प्रस्ताव, अब प्रस्तावना क्या चीज़ है यही नहीं पता। दूसरी बात, अब इंडिया वालों को क्या कुछ सपना आया था क्या रात को कि कोई बाबा बता के चला गया भाई प्रस्तावना बना लो, कोई नई चीज़ है क्या? क्या बाकी किसी देश में है या हमें ही कुछ अलग विचार आया था? वो बात जानेंगे। भैया उद्देश्य प्रस्ताव तो सुनिए, ये प्रस्तावना क्या है? दोनों चीजें सेम है या ये इसकी मौसी का लड़का है, क्या है ये बताओ। 42वां संविधान संशोधन 1976 है क्या, और इसने इसके अंदर क्या संशोधन किया और क्या जोड़ा? और जोड़ा वो तो हमें पता है भैया, 3 शब्द जोड़ रखे हैं बहुत मोटे मोटे, हमारे नहीं समझ में आते, बताएंगे। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? सबसे बड़ी बात ये बात आपको लगेगी कि भैया अगर संविधान के अंदर लिखी हुई है तो भाग ही होगा, पर यह बात इतनी सरल बात नहीं है। 3 केस हो चुके हैं गुरु इस बात पे, उसके बाद जाके पता चला है कि ये इसका भाग है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मेरी नज़र से देखो तो यही है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, उससे पहले बताते हैं इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट बात आपको जानने को मिलेगी। जानने को मिलेगा प्रस्तावना के मुख्य शब्द। हाँ, ये वो चीज़ है जो हमें जाननी थी। ये संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, एकता, समानता और बंधुत्व, ये इतने भारी भारी शब्द हैं, इनका मतलब क्या है हमने तो ये नहीं पढ़े, हम तो ऐसे बात भी नहीं करते, ये तो हिंदी है पर हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद प्रस्तावना के तत्व क्या है, तत्व से मतलब है इसके अंदर क्या है, ये हमें क्या चीज़ बताती है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ एक एक पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना क्या है, इसे क्यों बनाया गया? तो देखो बात बहुत सिंपल सी है, अगर मैं आपको बात बताऊं, बात सिर्फ इतनी सी है, अगर मैं आपको समझाने जाऊं, ये मान लो हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है। इस संविधान के अंदर जो इसका पहला पेज है वो है प्रस्तावना। अगर आप लोग किताब पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा आपकी किताब के ऊपर प्रीफेस होता है, प्रीफेस। उस प्रीफेस के ऊपर लिखा रहता है इंडेक्स, आपने देखा होगा इंडेक्स, बहुत ही नॉर्मल भाषा में आपको पता होगा क्या क्या चैप्टर्स हैं इसके अंदर, क्या इस बुक के अंदर आपको बताया गया है। तो ऐसे ही आप मान के चल सकते हैं प्रस्तावना यानी कि प्रेमबल। अब आप कहेंगे अब इतनी सी चीज़ है तो इसमें इतना लोड लेने वाली क्या बात है? तो लोड लेने वाली बात इसके अंदर यह है कि प्रस्तावना के बारे में आपको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा जी, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना खोलिए और प्रस्तावना आप पढ़िए, आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है भाई, इतना तो हमें पता चल गया कि पहला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान का। अब अगर किसी को यह भी ना पता होगा संविधान क्या है, तो मैं आपको बता दूं, संविधान एक किताब है जिसके अंदर नियम और कानून लिखे हुए हैं जिससे हमारा देश चलता है। और संविधान का उद्देश्य, ये भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि संविधान का क्या उद्देश्य है। संविधान का उद्देश्य है न्याय की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। मतलब अब कोई ऐसा व्यक्ति उठ के नहीं आ सकता कि भैया मैं भारत का राजा हूं और मैं जो चाहूंगा बस वही नियम हो जाएगा। कायदे और नियम लिखे हुए हैं, आप राजा हैं तो आप इनके हिसाब से न्याय करेंगे। आपका मन कर गया, किसी ने आपके दाढ़ी के बाल अगर ज्यादा एक तरफ से ज्यादा एक से कम काट दिया, आप उसे फांसी नहीं देंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है गुरु कैसे कैसे सिस्टम चलेगा आपके राज्य का, आपके देश का। ये है संविधान। इसका जो पहला पेज है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना आप पूरी पढ़िए, उसके अंदर जो सबसे मेन बात है मैं आपको बता देता हूं क्या है। सिर्फ पेपर में इतना आने वाला है और अगर इतना याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। कितना आने वाला है? JLEF, ये है याद करने का तरीका। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा, हिंदी में भी बता दूंगा। J फॉर जस्टिस, L फॉर लिबर्टी, E फॉर इक्वालिटी, और F फॉर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व की भावना। अब भैया सबसे बड़ा सवाल, ये कई बार SSC ने और TCS ने पूछा हुआ है कि प्रस्तावना के अंदर जो न्याय लिखा हुआ है वो कितने प्रकार का न्याय है।
तो इसे याद कर लीजिए, SEP। SEP मतलब सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल से मतलब क्या है कि आपको न्याय तो दे दिया, बता दिया भैया कि न्याय है, पर किस तरीके का न्याय है वो ये। अच्छा, इसे समझाने के लिए एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको समझा देता हूँ, उससे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको समझने में। अगर आपको प्रस्तावना समझना है तो सबसे पहले समझिए कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा लाया गया जब हम संविधान बनाने वाले थे। बात हुई कुछ ऐसी, अंग्रेजों ने कह दिया भैया हम आपको दे रहे हैं आज़ादी। अब आज़ादी हम दे रहे हैं तो हमारा जो कायदा है, जिस तरीके से हम चलते थे, उसे भी अपनी किताब को हम भैया साथ लेके जाएंगे। अब अपना है, बना लो, कैसे चलाओगे देश को। तो भैया लोग बैठे, आपको पता है कि असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब बनाए तो वो करे तो कैसे करे, क्या करे, उनके सामने तो बहुत गंभीर समस्या है। तो भैया नेहरू जी लेके आए उद्देश्य प्रस्ताव कि भैया ऐसा है, ऐसा नहीं कि आपका मन आया तो आपने इसमें खिचड़ी की रेसिपी लिख दी, किसी का मन आया उसने कुछ और लिख दिया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था कि भैया ये देखो, ये हमें एक किताब बनानी है, ये इसके 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट इसमें ध्यान रखना, इन 5 पॉइंट के ऊपर पूरी किताब होनी चाहिए। ये था उद्देश्य प्रस्ताव। जो पूरी कमेटी बैठी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो संविधान सभा बैठी हुई थी, उसने पूरे ने ध्यान रखा कि संविधान बने तो बने, पर जो इसकी ये मेन चीज है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर इस पे फर्क पड़ गया ना तो फिर इसका कोई बेस नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना। अब आप बोलेंगे अच्छा गुरु इतनी बात तो हम समझ गए, इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि भैया जो इसके स्ट्रक्चर है, जो इसका मेन ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया, पर ये अब चीज़ क्या बनी, प्रस्तावना दी हमने, उसके बाद ये चीज़ जो हमारे पास बनी उद्देश्य प्रस्ताव से, वो क्या बनी, उद्देश्य प्रस्ताव से बनी प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना क्या चीज़ है, याद करो, मैंने बताया था किताब का पहला पेज। संविधान अगर भारत का उठा के देखोगे ना तो इतनी मोटी किताब है। उस इतनी मोटी किताब में जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। उसके अंदर सारे वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जो एडवोकेट की लैंग्वेज है, यानी जो वकीलों की भाषा है। आप एक लाइन को अगर उसमें पढ़ने जाओगे ना समझ नहीं पाओगे, इतनी घुमा के लिखी हुई है। तो आप कहोगे भैया उसका हम क्या फायदा। अब कहते हो कि संविधान बनाया भी हमारे लिए, हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो उसका फायदा क्या हुआ। मैं कहता हूं यही तो कैच है। फायदा उसका ये हुआ कि हम नहीं समझ सकते, पर हमारा वकील तो समझ सकता है। अब हम कैसे समझें, ये भी तो मेन पॉइंट है। अब जो लोग हैं वो कैसे समझे, हर कोई तो वकील नहीं है, तो उसके लिए ही तो जोड़ी है प्रस्तावना। जो मेन चीजें हैं वही तो प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना के अंदर ही तो लिखा हुआ है कि भैया अगर हमें न्याय मिलेगा तो किस किस बेस पे न्याय मिलेगा, अगर भैया हमें आजादी होगी तो किस किस प्रकार की आजादी होगी, अगर भैया इक्वालिटी की बात करते हो यानी बराबरी की बात है तो हम कितने बराबर हैं, क्या भेदभाव होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर बंधुत्व की भावना की बात करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई और धर्म है तुम्हारा कोई और धर्म है, तुम हमें बाहर कर दोगे जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है। तो यही सब बातें संविधान के बारे में बताने के लिए कि उस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक प्रस्तावना यानी किताब का पहला पेज बना के तैयार किया जिसे हम प्रस्तावना जानते हैं। ठीक है, सरल भाषा में इतनी बात आ गई समझ में। अब इसका तो आंसर मिल गया प्रस्तावना क्या है। इसे क्यों बनाया गया, बनाया इसे इसलिए गया ताकि लोगों को पता चले कि देखो भाई हमने संविधान बनाया है और इसके अंदर तुम्हें ये आजादी ये चीजें हमने दी है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना का उद्देश्य हमें न्याय देना है। प्रस्तावना का उद्देश्य हमें यह बताना है कि हमें किस किस प्रकार की आजादी है। प्रस्तावना का उद्देश्य ये चीजें बताना है। संविधान के अधिकार का स्रोत यानी प्रस्तावना बताती है कि जो हमारा संविधान है ना, जो सबसे बड़ी शक्ति है, कहते हैं ना कानून से ऊपर कुछ नहीं है, तो संविधान जो है उसे जो शक्ति मिलती है वो लोगों से मिलती है। मतलब जब लोग संविधान को मानेंगे, जब संविधान के पास पावर है। ऐसे कोई संविधान कुछ ऐसी किताब नहीं है भैया कि उसे छू लोगे और करंट लग जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है संविधान। आई बात समझ में। दूसरी चीज, भारत की प्रकृति। प्रकृति में इसने ये बताया है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब नेचर में कैसा होगा, भारत कैसा होगा नेचर के अंदर,
यानी हमारे देश के अंदर सारे धर्म अलाउड किए जाएंगे, धर्मनिरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष होगा या नहीं होगा, हमारे यहाँ आजादी होगी, हमारे यहाँ न्याय होगा नहीं होगा, वो सारी बातें प्रस्तावना बताती है कि देखो भारत एक ऐसा ऐसा देश है। तो भारत की भी व्याख्या हो गई, संविधान की भी व्याख्या हो गई, संविधान का उद्देश्य भी बताता है कि संविधान हमने बनाया किस लिए है, उसकी भी यहाँ पे विवेचना कर देता है। उसके बाद एक चौथी चीज इसके अंदर और बताता है कि संविधान निर्माण की तिथि, यानी ये बताता है कि हमारा जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ है, ये भी चीज उसके अंदर लिखी हुई है। तो ये चीजें हमें पता चल गई, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। क्या भारत प्रस्तावना बनाने वाला पहला देश था? अब ये आती है बात, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, ये भी क्लियर हुआ, क्या उद्देश्य है प्रस्तावना का। अब बात आती है क्या भारत प्रस्तावना बनाने वाला पहला देश था। इससे पहले एक बहुत मेन पॉइंट है, उसे एक बार नोट कर लेना, अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लेना। एन ए पालकी वाला जो संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एसएससी के अंदर, संविधान नहीं, प्रस्तावना संविधान का क्या है, परिचय पत्र है, यानी लेटर है जो परिचय देता है। जो चीज मैंने बताई है वही चीज कही है उन्होंने, एन ए पालकी वाला ने। ठीक है, क्या भारत प्रस्तावना बनाने वाला पहला देश था? जी नहीं, भारत पहला देश नहीं था। सबसे पहले अमेरिका के संविधान ने प्रस्तावना को अपनाया और उसके बाद बाकी देशों ने प्रस्तावना को अपनाया। इस चीज को आप बिल्कुल नोट करके लिख लेंगे। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना में अंतर, ये तो भैया बिल्कुल क्लियर हो गया, इसे नहीं अब हम भूलने वाले हैं, सीधी सी बात है। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में क्या जोड़ा गया? अच्छा भैया, प्रस्तावना तो बन गई, प्रस्तावना बन के तैयार भी हो गई। इसे जानने के लिए ये पॉइंट पहले समझ लो, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? भैया ये बात हुई कि एक किताब है, एक सेकंड में से रब कर देता हूं। अच्छा, तो भैया ये बात हुई कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक किताब है, ये संविधान है, इसमें हमारे लिए ही कुछ नियम लिखे हुए हैं। यानी भैया देखो, धर्म के हिसाब से तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। देखो भैया, ये तुम्हें कुछ फंडामेंटल राइट मिलते हैं, मौलिक अधिकार, ये भैया तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, ये कुछ ऐसे नियम हैं जो सरकार को निर्देश दिए जाते हैं। ये सारी बातें, ये देश कैसे चलेगा, संविधान के अंदर लिखी हुई है। हमने सारी बात संविधान के अंदर लिख दी। अब भैया ये जो पहला पेज चिपका हुआ है, जिसके अंदर पता है कि हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेडरनिटी, ये सारी चीजें मिलेंगी, तो ये भी क्या संविधान का भाग है? क्या इसे संविधान का भाग माना जा सकता है? क्यों, यहां पे कैच करो, अगर ये संविधान का भाग है तो क्या हम, अगर इनमें से कोई चीज हमें नहीं मिलती तो क्या हम न्यायालय जा सकते हैं? क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? बताओ, समझ आया नहीं है? मतलब कि अगर ये चीज अगर संविधान का भाग है, अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है, फिर तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारे लिए है। और अगर ये इसका भाग नहीं है तो हमें क्लियर करके दो। तो सबसे पहले जो इसका एक केस डाला था, मैं आपको पूरी विवेचना अगर आप कहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहला जो इसके ऊपर केस डाला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, प्रस्तावना भाग नहीं है। किसका? संविधान का। उसके बाद एक और केस डाला, केशवानंद भारती केस, जो बहुत ज्यादा फेमस केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट पलट दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हां, प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, जो ये प्रस्तावना है इसे संविधान का हम भाग मानते हैं, इसके अंदर संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु इसके लिए अगर इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उनकी अगर पूर्ति नहीं होती तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप केस नहीं डाल सकते कि इसके अंदर जस्टिस लिखा हुआ है और मुझे जस्टिस नहीं दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे है, अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, ये बिल्कुल कुछ ऐसी चीज है। लिखा जरूर है, लिखा भी आपके लिए है, परंतु अगर नहीं मिलता तो न्यायालय नहीं जा सकते आप इसके लिए। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो हाँ जी, भाग है, पर क्या कंडीशन है वो आप लोगों को पता है। 42वें संविधान संशोधन में अब जब ये भाग है तो इसमें संशोधन भी हुआ। अब संशोधन हुआ तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया? इसके अंदर जोड़ा गया समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष।
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये चीजें इसके अंदर जोड़ी गई। किसके अंदर? और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए। अब इनका मतलब क्या है? ये चीजें हमारे क्लियर हो गई, ये चीजें हमारे क्लियर हो गई। बचती हैं ये चीजें, जब हम पढ़ने जाते हैं हमें इनका नहीं मतलब समझ में आता। अब सबसे पहले जानते हैं संप्रभुता का मतलब। देखो भैया, आपने कई जगह पढ़ी होगी और इस चीज पे कई सारी डिबेट भी है। लोग क्या कहते हैं कि भारत को पूरी तरीके से आजादी नहीं मिली। पूरी तरीके से आजादी नहीं मिली का क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि कुछ लीज पे आजादी मिली हुई है। तो भैया यहाँ पे जो संप्रभुता शब्द है ना, यही बताती है कि हम किसी के आश्रित नहीं है, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। हम एक अलग देश है और अपना शासन स्वयं चलाते हैं, खुद चलाते हैं। यानी हमें जो आज़ादी मिली है ना, वो पूरी आज़ादी है, हम किसी के अधीन नहीं है। इसके अंदर एक क्वेश्चन हमेशा अटक जाता है कि अगर हम संप्रभु हैं तो हम कॉमनवेल्थ के पार्टनर क्यों हैं? तो भैया उसे बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे इंडिया यूएन का एक पार्टनर है। यूएन के अंदर जैसे हमारा समझौता और हमने साइन किया हुआ है ना यूनियन, उसके अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर, ऐसे ही बिल्कुल इसे मान के चल लो आप। इसे बिल्कुल ऐसे ही मान के चलो जैसे यूएन के हम पार्टनर हैं, ऐसे ही हम कॉमनवेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। इसका कहीं से भी ये चीजें हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये कहीं से भी हमें ये चीज नहीं बताती कॉमनवेल्थ का एक पार्टनर होने के नाते कि हम संप्रभु नहीं है। यानी हम अपने देश के अंदर सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, हम अपने देश का फैसला अपने आप नहीं ले सकते, इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है। यानी कि भारत एक संप्रभु राज्य है, संप्रभु देश है। उसके बाद समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवाद का यहां बहुत बड़ा मतलब है, इसे हम बहुत हल्के में ले लेते हैं शब्द को, पर असली जो मतलब इसका निकलता है वो ये है। इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है समाजवाद को समझने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इकोनॉमी के अंदर आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था के अंदर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है, एक साम्यवादी, एक पूंजीवादी। साम्यवादी और पूंजीवादी क्या होता है? पूंजीवादी के अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक पार्ले बिस्कुट है एक जगह और एक जगह है आईफोन। आईफोन आता है 1 लाख रुपए का, पार्ले बिस्कुट आता है 5 रुपए का। अब देश के अंदर अगर साम्यवादी देश है और उसे पता चला कि भैया पार्ले जी बिस्कुट बनाने में देश को तो कम फायदा है पर पब्लिक की डिमांड ये है और पब्लिक को देना पड़ेगा, हमें हर व्यक्ति को भूख लग रही है, उसे पार्ले जी हमें देना पड़ेगा, तो भले ही देश को नुकसान क्यों ना हो जाए, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होगी वो पार्ले जी की होगी। दूसरे हैंड पे अगर हम पूंजीवादी देश है अमेरिका की तरह, तो यहां पे कोई कितना भी भूखा मर जाए, अगर हमें प्रॉफिट किससे हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है आईफोन से, तो बनेगा क्या? आईफोन। बिकेगा क्या? आईफोन। तो ये होता है। अब आप पूछेंगे भारत का नेचर क्या है? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसे ही हम यहां पे भी तेज खेल गए भैया। एक चीज का हमेशा सम्मान करना कि जब संविधान बनाया गया ना भैया, तो ये मान लो आज तक के सबसे जो हीरे इंसान थे ना, कि भैया उन्हें गुरु मान लो बिल्कुल, उन लोगों ने सब कुछ खंगाल दिया। इतने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर उन्होंने ऐसा मास्टरपीस तैयार किया है कि ऐसा किसी देश के अंदर नहीं है। उनके लिए इज्जत और बढ़ जाएगी इस चीज को समझ के। हम समाजवादी देश हैं। समाजवादी देश का मतलब क्या? संवैधानिक समाजवाद है हमारे यहाँ। यानी यहां दोनों तरीके की प्रोडक्शन होगी। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम यहाँ है। हमने बीच का रास्ता पकड़ लिया। ना हम पूंजीवादी हैं, ना हम साम्यवादी हैं। हम क्या है? हम समाजवादी हैं। जैसा हमारा संविधान के अंदर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, हम काम को वैसे वैसे करेंगे। हम ना पूंजीवाद की तरफ जाएंगे ना साम्यवाद की तरफ जाएंगे। ये पॉइंट भी क्लियर। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्म को बढ़ावा देंगे। अलग अलग धर्म देश के अंदर हो सकते हैं, देश का कोई एक धर्म नहीं है। देश अपने आप को यह मानता है कि भैया मैं भारत हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है। जैसा पाकिस्तान कहता है कि हम एक मुस्लिम कंट्री है, आपने देखा भी होगा, पर ऐसा भारत के अंदर नहीं है। आप किसी भी धर्म के हैं, आपको यहाँ वेलकम किया जाता है, आप साथ में रहते हैं। आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, किसी को भी इस चीज के लिए सजा नहीं दी जा सकती कि वो किसी और धर्म से है या उसके साथ कुछ और बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने धर्म को मानता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ क्लियर बताया गया है, भारत की प्रकृति में भी यह बात बताई गई है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। यानी हमारे यहाँ हर धर्म की, यानी हर पंथ की, पंथीय होते हैं, धर्म का मतलब तो कर्म हो जाता, पंथ निरपेक्ष यहां से शब्द रहेगा
कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, यहाँ किसी भी धर्म को मानने की आपको आज़ादी मिली हुई है। और यही आज़ादी को श्योर करने के लिए ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी है, ये हमें मौलिक अधिकारों में मिला है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और अगर कोई आपको ऐसा करने के लिए बाधा बनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक मतलब अब भैया हमने सोच लिया हम 10,000 आदमी हैं, अब हम एक फैक्ट्री के अंदर हमें काम करना है। अब एक फैक्ट्री के अंदर काम करना है, कौन काम करेगा, कौन कैसे कैसे शुरू करेगा, किस काम को कौन कैसे करेगा, अब निर्णय कौन ले। अब भैया हम भी अपने को किसी से कम नहीं मानते, तुम भी अपने को किसी से कम नहीं मानते। जब दोनों अपने आप को किसी से कम नहीं मान रहे तो इस काम को करेगा कौन? अगर 10,000 के 10,000 आदमी अपने आप को लीडर मान लेंगे तो क्या वो काम हो पाएगा? आप कहेंगे नहीं, वो काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही बात कहता हूं कि वो काम नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या इलाज है भाई? फिर कैसे हो सकता है वो काम? इलाज ये है कि वो 10,000 लोग, कुछ जो उनके मेन लीडर हैं उन्हें खड़ा किया जाए, उनमें से सहमति बनाई जाए कि देखो हम चुनाव के अंदर खड़े हैं, तुम हमें वोट दो, जो तुम बात कहोगे वो हम सुनेंगे। एक ग्रुप बना, ग्रुप का एक लीडर बना, 4 लीडर इकट्ठे हुए, उन 4 में से एक लीडर चुना जाएगा जो उन 10,000 के ऊपर फैसला करेगा। ऐसे ही हमारे हाथ की सरकार है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। याद करो 9th क्लास, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए का मतलब यह है कि जो हमारा लीडर है वो भले ही उसका चुनाव चाहे प्रत्यक्ष प्रक्रिया से हुआ हो या अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से हुआ हो, पर वो चुन के हमारे द्वारा ही गया है। चाहे हमने उसे डायरेक्ट चुना हो या उन लोगों ने चुना हो जिसे हमने चुना है। तो हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। यहां किम जोंग उन वाला शासन नहीं चल रहा है कि भैया अब 13 दिन तक ना तुम हंसोगे ना रोओगे, कुछ नहीं करोगे, जो हम कहेंगे तुम वो करोगे। हमारी एक तस्वीर रखनी पड़ेगी तुम्हें इतनी बड़ी सी, उसके ऊपर धूल चढ़ गई तो हम तुम्हें सजा दे देंगे। ऐसा नहीं है, यहां हम लोकतांत्रिक हैं, शुक्र मनाओ इस बात का। उसके बाद गणराज्य है। गणराज्य भैया, जब भी मैं गणराज्य शब्द को देखता हूं ना, मेरे दिमाग में एक बात जरूर आती है, किसी से भी अंतर पूछ लेना भैया, गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे का। लोग कंफ्यूज हैं, नहीं पता, नहीं जानते। एसएससी की तैयारी कर रहा होगा उसे पता होगा। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, जो हमारा फर्स्ट सिटीजन है, वो हम चुनेंगे, उसे चुनने की हमें आज़ादी होगी। वो वंशागत रूप से नहीं आएगा। जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हीं के खानदान से कोई ना कोई निकल के आएगा। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ हमें आज़ादी है, यहाँ हम चुनेंगे कौन आएगा। ये चीज़ है गणराज्य। उसके बाद न्याय। न्याय यानी दिया जाएगा न्याय। न्याय की परिभाषा बहुत जटिल है और बहुत सरल भी है। जटिल लिखने में है और सरल कहने में है। न्याय मैं आपको कह दूंगा, 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, मैं उसके बीच में सुलह करवा दूं, आप मान लेंगे उसे ही वो न्याय है। पर न्याय की परिभाषा अगर आप लिखने जाएंगे तो आप ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि किस मामले में क्या न्याय होगा। अब यहाँ जो न्याय की बात करते हैं, न्याय हम मानते हैं कि एक तरीके से समाज में किसी को बराबरी दे देना ही न्याय है। यानी कि जो हम जस्टिस देते हैं वो 3 जगह देते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। यानी कि भैया तुम समाज में जैसे सब रह रहे हैं तुम भी वैसे रहो, कोई जात पात का, कोई अपने आप का रोब नहीं दिखाएगा किसी भी चीज़ का। यहाँ तुम्हें यहाँ भी बराबरी देंगे। इकोनॉमिकल, यहाँ तुम्हें यहाँ भी बराबरी देंगे। पॉलिटिकल यानी भैया लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो तुम भी चुनाव लड़ो। तुम्हें कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भैया तुम इस समुदाय से आते हो, तुम नहीं चुनाव लड़ सकते, तुम्हें नहीं देंगे परमिशन। ऐसा नहीं है, यहाँ हमें जस्टिस प्राप्त है, यानी यहाँ हमें न्याय प्राप्त है। उसके बाद एकता। एकता यानी कि सारे लोग आपस में एक रहते हैं, यानी हम एक दूसरे से लगाव रखते हैं। यह बताया गया है भारत की प्रकृति के अंदर कि अखंडता और एकता एक रूप है भारत के परिचय का, कि किस प्रकार का देश भारत है। एकता के बारे में तो हम सब वैसे भी जानते हैं। समता और बंधुत्व। समता यानी समानता, यानी हम सब इक्वल हैं, और बंधुत्व यानी इस देश के अंदर भाईचारे की भावना रहनी चाहिए हमेशा। भाईचारे की भावना ऐसे कि किसी को भी किसी भी चीज़ पे, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो पंथ हो, किसी भी प्रकार से किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी ग्राउंड पे। यही चीज़ यहाँ पे बताई जाती है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, संविधान की प्रस्तावना। ये टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब प्रस्तावना से कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आ जाए और आप उसका जवाब ना दे सको। अब आपको सारी चीजें क्लियर है। जो फैक्ट्स हैं मैं एक बार और देख लूंगा, इसके कुछ जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप जरूर इस चैनल को फॉलो करें और टेलीग्राम पे हमें फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहे। और इस चैनल पे हम धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और बाकी टॉपिक को आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करते रहेंगे। अगर आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई कमी रही हो तो उसे भी कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल है, इसे शेयर करें और बिल्कुल ऐसे ही जम के लगे रहें। थिंक, बिलीव एंड अचीव। थैंक यू सो मच।